गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हमने कल हिमालय का देखा था, परसों भी हमने हिमालय का देखा था। आज मैं प्लेट विवर्तनिक हलचल, जैसे तुम्हें पता है कि जो महाद्वीप हैं वो बहुत बड़ी प्लेटें हैं और सातों महाद्वीप इस तरह से बनते हैं और छोटी आपने 20-22 प्लेटें हैं और छोटी छोटी और प्लेटों का खोज हो रहा है, जो थियोरी आपकी आई थी। तो जो हमारी डक्कन प्लेटो प्लेट है, ये प्लेट हमारी सबडक्ट हो रही है हिमालयन क्षेत्र में, उसके अंदर डूब रही है ना। तो हिमालय उससे ऊपर उठ रहे हैं और ये संचलन जो हमारा स्टार्ट हुआ था टथी सागर के टाइम पर, टथी सागर जो है इसका संकुचन हुआ और 60 से 30 मिलियन वर्ष पूर्व दोनों प्लेटें आपस में टकराईं और क्रस्ट में वलन पड़े और वलन पड़ने से क्या हुआ, 30 से 2 मिलियन वर्ष के पूर्व हिमालय का निर्माण हुआ। 30 करोड़ वर्ष बताया था अपन, 3 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय का निर्माण हुआ। और कृष्ण महोदय ने जो बताया है वो बताया कि हिमालय जो ये उठा, ये 4 फेसेस में उठा और अन्य विद्वानों ने भी इसको समर्थन दिया। क्रिटेशियस युग जो 11 करोड़ वर्ष पूर्व था, इसमें समानांतर मोड़ पड़े और टथी सागर उथला हुआ। द्वितीय संचलन आयोसीन युग में 6 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, उसमें कई परतों में इसमें निक्षेप हुआ। तृतीय संचलन जो सर्वाधिक भीषण था, जो मध्यम आयुसीन युग में हुआ 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व, जिसमें कि पूरे हिमालय ने ऊंचाई प्राप्त करी। मतलब बहुत बड़ा सबडक्शन था, बहुत अधिक प्रभावशाली था ये। और चतुर्थ वलन जो प्लायोसीन में हुआ, वहाँ तक आकर के लास्ट जो हिमालय आउटर हिमालयाज़ हैं उनका निर्माण कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से हिमालय उत्पन्न हुए और जो आज वर्तमान में स्थिति है उसमें हिमालय की जो आसपास से लगातार भूकंप वगैरह आते रहते हैं। तिब्बत में हमारे हिंदुस्तान की बात करें तो कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, है ना। तो ये भूकंप आते रहते हैं जो ये बताते हैं कि ये अभी भी स्थिर नहीं है। और तिब्बत के आसपास जो झीलें हैं उनमें कंकड़ पत्थर अवसाद हैं जो वर्तमान तल में 900 मीटर तक ऊंचाई में पाए जाते हैं और जो हिमालय के क्रमशः उत्थान को सिद्ध करते हैं, है ना, कि बराबर वो ऊपर उठ रहा है, यानी तल ऊपर उठ रहा है ना झील का, तो इसलिए। और तीसरा है हिमालय की नदियाँ अब अपनी व्यवस्था में हैं और घाटियों को गहरा कर रही हैं। तो इस प्रकार से ये प्रूव होता है कि हिमालय अभी तक निरंतर ऊपर उठ रहे हैं। अब बच्चों इसमें ये तो हुआ प्रादेशिक विवरण, है ना। प्लेट टेक्टोनिक में मैंने सिर्फ ये बात नहीं बोली आपको, वहाँ संरचनात्मक किरार होता है, रचनात्मक किरार होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है और इसमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है। 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। ये मैंने आपको जानबूझकर भी डिटेल में नहीं बताई है और ना लिखने की इतनी ज़रूरत है। अब तीसरा यदि क्वेश्चन याद आता है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हिमालयाज़ के बारे में आप क्या जानते हैं, जिसमें बच्चों खासकर जो कंपटीशन में आता है वो आते हैं नापे बेल्ट, नापे मेखला, ये आ जाती है कई बार शॉर्ट आंसर के अंदर। तो ये चीज़ इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ कि तुम्हें बताया था मैंने कि भारत का जो सर्वेक्षण विभाग है और उसका नाम, संस्थान का नाम प्रोफेसर वाडिया के नाम के कारण रखा गया है। उन्होंने स्पीति और कुमाऊँ गढ़वाल हिमालय से बहुत काम किया, खासकर कश्मीर से तो किया ही, पर बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया। उन्होंने अलग अलग युगों में, खासकर कैम्ब्रियन से क्रेटेशियस युग तक जो शैलें सेम मिलती हैं, जिनमें फॉसिल्स, शैलें मतलब चट्टानें सेम मिलती हैं और जीवाश्म की प्रचुरता मिलती है, इन आधार पर उन्होंने निरीक्षण किया और भारत के हिमालयन क्षेत्र को अब उनके अनुसार इसी आधार पर उन्होंने भूवैज्ञानिक आधार पर इनको अपने लगभग इन्होंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। इन्होंने बताया मतलब कि हिमालय, जैसे अब तक ये पढ़ा ना हमने कि हिमालय 4 प्रकार के कालखंडों में इनकी रचना हुई है, 4, परंतु वाडिया ने बोला 6 तरीके से। जैसे उन्होंने कहा कि कश्मीर हिमालयाज़ जो हैं, जो कि बहुत ही इनका आइडिया बहुत ज़्यादा है, वो बने हैं अग्रभूमि पृष्ठ प्रदेश जो टर्शियरी युग में बना, स्वास्थानिक प्रदेश ऑटोकॉलोजियस बेल्ट, ये इन्होंने बोला ये कार्बोनिफेरस से इयोसीन काल में बनी। फिर नापे एक्चुअली ऊपर उठा हुआ एक स्पेसिफिक झुकाव के ऊपर जो स्थलखंड उठे हुए होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा शिखर भी हो सकता है और बहुत बड़ी रेंज भी हो सकती है। जो एक तरफ से फोर्स आए उस तरफ इनका एंगल जो होता है वो धीमा होता है
और जिस तरफ आगे की तरफ फोर्स जब बढ़ता है तो ये कुछ भाग इनका नीचे बेस से कट जाता है, टूट जाता है, तो वो लटकता हुआ नापे खंड कहलाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि इनका निर्माण आर्कियन और पूरा कैम्ब्रियन युग में हुआ और इन शैलों को कई स्थानों पर पैलेजोइक और ट्रायसिक निक्षेपों ने ढक लिया। फिर इन्होंने दूसरा क्लासिफिकेशन, पहला है ये कश्मीर हिमालय जो वाडिया के हिसाब से उन्होंने बताया, दूसरा उन्होंने बताया शिमला हिमालय। शिमला हिमालय में उन्होंने कहा कि जो उनके साथ पुराने जो जोग्राफर थे उनको उन्होंने साथ लेते हुए कहा, खासकर पिलग्रिम और वेस्ट के हिसाब से, कि कार्बोनिफेरस से परमियन एरिया की चट्टानें बनी। इनमें कॉल, गिरी, चाल, जितौकम, शान, जैसे ना हम शान वलन बेटा ये हैं आपके सीधे चाइना के उत्तरी भाग से लेकर के और मंगोलिया जो आजकल उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान है ना, तो वहाँ अल्ताई तेक, थ्यानशान, खिंगन, तो खिंगन तो कोरिया के उत्तर साइबेरिया तक पहुँच गए। ये इस तरह से गढ़वाल हिमालयाज़ में उन्होंने बोला कि इस प्रकार से बने। गढ़वाल हिमालयाज़ को उन्होंने मैडलीकॉट और मिडिल मिस और ग्रीस बैक ने बताया 1881 में। उन्होंने कहा ये चूना पत्थर और नुमलिटिक पत्थरशालों से बने हैं। ऑर्डन ने गढ़वाल हिमालय की मेखलाओं का वर्णन किया। ये जोग्राफर हैं ऑर्डन, AUDEN, ऑर्डन। इन्होंने इसमें 4 भागों में गढ़वाल हिमालय को डिस्क्राइब किया। स्वास्थानिक मेखला, जिसको अभी हमने देखा था कि कार्बोनिफेरस से यूरेसिन काल में ये बनी, तो इन्होंने बोला दून घाटी से जो 50 किलोमीटर उत्तर का भाग है, यानी चक्रौता से दून घाटी से चक्रौता और उधर से कसौली तक का जो भागा जाता है 50 किलोमीटर के एरिया में सारे चूने की और डक्षाई और इस तरह के भ्रंश और वलन मिलते हैं। मतलब डक्षाई, कसौली, डक्साई बेटा एयरफोर्स स्टेशन भी है। तो ये चूने के माउंटेन्स मिलते हैं। और ये आप बस इतना सा याद रखिए कि गढ़वाल हिमालय में देहरादून चक्रौता वाला क्षेत्र है वो लाइमस्टोन का बना हुआ है। फिर है कौल नापे, इसको बताया रंगा स्वामी ने, जो अपनी 1963 में उन्होंने बताया कि ये भी स्थानिक मेखला का भाग है। और ये जौनसार क्षेत्र, जौनसार जो मैंने बताया था शिमला के नीचे और देहरादून के वेस्ट में, वेस्ट से साउथ का भाग, तो ये जौनसारी क्षेत्र है। इसमें तलछट जो है उन्होंने बताया कि टर्शरी स्वास्थनिक मेखला है। फिर गढ़वाल नापे उन्होंने बताया, नापे में उन्होंने बताया कि रवेदार शैलों का निर्माण हुआ है और नापे क्रॉल नापे पर क्षेपित है। वही मैंने बताया था ना, टुकड़ा हिस्सा बीच से बेसिक टूट जाता है और ऊपर का लटकता हुआ हिस्सा दिखता है। ये मैं आपको भी स्केच इसमें डाल रही हूँ। फिर चौथा उन्होंने बताया मुख्य हिमालय मेखला। अब गढ़वाल जो है नापे के आधार पर मेखला है जिसमें प्राचीन नीस और सिस्ट मिलता है। इसमें जो तलछटी मोड़ हैं वो टूटकर एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं और अधिक ऊंची श्रृंखला बना देते हैं। मतलब कई बार तो ये एक ही शिखर होगा तो वो टूटा हुआ होगा। जैसे ही सोचो आप जो अपने नाग पहाड़ है ना बच्चों अजमेर में, तो नाग पहाड़ में जब यदि अपन अपने कॉलेज की साइड से पुष्कर की तरफ मुँह करते हैं तो सारे शैल कैसे दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं लटका हुआ, ऊपर से तो भाग निकला हुआ है शैल का और नीचे अंदर घटा हुआ है, सांप के फन की तरह, नाक के फन की तरह, इसलिए इनको नाग फनी बोलते हैं। और नापे भी ऑलमोस्ट लाइक दिस ही यही शेप होता है, पर उसमें एंगुलर डिस्टेंस थोड़ा, जैसे फोर्स ज़्यादा होगा तो उसका झुकाव तिरछापन ज़्यादा लिए हुए होगा, 45 डिग्री एंगल तक होता है ना। तो ये इस प्रकार से उन्होंने बोला कि जो मुख्य हिमालय मेखला है ये हिमालय श्रेणी को अधिक ऊंचाई देने का काम करती है। अब वाडिया ने चौथा क्लासिफिकेशन क्या है, नेपाल हिमालय हुकर, जो कि इन्होंने 1848 में जो आपके मैडलीकॉट जोग्राफर हुए हैं इसमें इन्होंने पहले अध्ययन किया था। फिर 1935 में ऑर्डन ने इसमें किया काम। हैम, गेंसर, हेजन ने तो 1959 में, लोम्बार्ड ने भी 1959 में, लोम्बार्ड तो बहुत जोग्राफर हुए हैं, बहुत फेमस। तो ऐसे करके बच्चों इन्होंने जितने पर्वतारोही माउंटेनियर्स गए उन्होंने इसमें काम किया। और एवरेज से गंगा नदी के मध्य के भाग को इन्होंने धारण क्रम कहा, धारण स्थित क्रम है ना, सिस्टम। और इन्होंने शिवालिक से इनकी तुलना की और रवेदार काठमांडू की पर्वत श्रेणियों को उन्होंने बोला कि ये रवेदार हैं। और नुबाकोट जो जगह है नेपाल की वहाँ क्रॉल है। और बेटा इसीलिए नेपाल का जो फेमस वर्ल्ड का फेमस एक तरह से काठमांडू की बात नहीं कर रही हूँ, एक सब लैंड एरिया की बात कर रही हूँ,
उनका उस एरोड्रम का नाम है तारा एरोड्रम, और वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस में बना हुआ। वहाँ ऐसे सारी जगह क्वार्ट्स और शिस्ट के टुकड़े हैं और गुलाश में बने हुए हैं और बहुत ही हाइट पे है। तो ये जब अभी अर्थक्वेक आया था तब ये चीज़ बहुत पॉपुलर हुई थी 5-6 साल पहले। और ये इस तरह से नेपाल हिमालयाज़ हैं। फिर पांचवा वाडिया ने बोला सिक्किम और भूटान हिमालय, इसमें भी इन्होंने हुकर, मैलेट और ऑर्डन हीम और ग्लेंसर ने जो अपनी बात कही उसमें ये कहा कि ये ऑलमोस्ट भारत की दक्षिण भाग की जो कार्यंती चट्टानें मेटामॉर्फिक रॉक हैं जो गोंडवाना क्षेत्र की इसी तरह की रॉक्स हैं, और इसमें नीस और शिस्ट की प्रधानता है, नीस और शिस्ट की। और इसमें बहुत ज़्यादा मेन बाउंड्री फॉल्स हैं, सीमांत भ्रंश हैं, जिसमें जो हमारा जो नैपे है वो दार्जिलिंग क्रम तक जाता है ना, मतलब इतने लंबे क्षेत्र तक एक शाफ्ट टाइप बना हुआ है। तो इस प्रकार से छठा उन्होंने कहा असम हिमालयाज़ वाडिया के ने, और उन्होंने इवांस की थ्योरी को बल दिया जो 1959 और 64 में हुई थी। और उन्होंने कहा कि सिक्किम भूटान की जो हिमालयज़ हैं वो सिक्किम श्रृंखला में आएंगे, और प्रदेश के पूर्वी भाग में जो अबोर ज्वालामुखी है उसके लावा के प्रसार के कारण सिस्ट और नीस से यह क्षेत्र ढका हुआ है। तो इस प्रकार से बच्चों शॉर्ट में मैंने बताया कि वाडिया के जो भूवैज्ञानिक रचना है उस पर आप बल देंगे, और ज़रा सा एक सेंटेंस में स्टार्टिंग बता देंगे कि प्लेट टेक्टोनिक हलचल में कृष्णन ने भी हिमालय क्षेत्र की भूगर्भिक अवस्था की उत्पत्ति को 4 काल में बताया था। इस तरह से ये बात ख़त्म हुई। अब बच्चों लास्ट आता है हिमालय पर्वत का महत्व। अब इसमें आप बच्चों की तरह नहीं डालेंगे कि बहुत ऊंचे हैं, हिम से ढके हुए हैं, नहीं, ऐसे बोलेंगे जलवायु को नियंत्रण करते हैं, हिम शिखरों में तापमान और आर्द्रता पूरी वायुराशि और वायुमंडल के ऊपरी भाग को प्रभावित करती है, जिससे आईटीसी जोन बनता है, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। हिमालय की ऊंचाई और तिब्बत के पठार होने के कारण ही बहुत ही प्रभावकारी हो जाती है, और मानसून वायुराशियाँ जेट स्ट्रीम जो हैं भारत के साउथ वेस्ट मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून को प्रभावित करती हैं, उत्पन्न करने में सहायक होती हैं। और यही मानसून है जो भारत में 35 to 40% वर्षा अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, वर्षा के मात्रा के आधार पर, या जो हमारा कुल मानसूनी हमारा जो वर्षा होता है उसमें 80% मानसून वर्षा हमें साउथ वेस्ट मानसून से प्राप्त होती है। इस तरह से लिखेंगे। फिर इसमें हमारी वनस्पति बहुत सघन वनस्पति है। हिमालयस के जो निचले ढाल हैं उसमें डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, चौड़ी पत्ती वाले वन हैं, और जो घास हैं बहुत अच्छी वाली घास हैं, और बहुत उपजाऊ मिट्टी है, शीशम, बैंत, बांस, और ये आपके सारे इस तरह से ओक, हिकोरी, एल्म, इस तरह के चौड़ी पत्ती वाले वन हैं। और ऊपरी भागों में शंकु कोणधारी वन हैं, या आपके सारे हम जिसको बोलते हैं ना कॉनिकल फॉरेस्ट, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो आपके बहुत सारे उसके उपज जो है खेल कूद के सामान बनाने के लिए और पैकिंग वगैरह के लिए इस तरह से उसका हमें उपयोग करते हैं। अब हमारी बायोटेक लाइफ बहुत सॉलिड है, हमारे इतने सारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशंस के जो हैं आपके धुआंधार से लेकर के जिम कॉर्बेट से लेकर के और लास्ट में कल्चर तक आ जाता है हमारा। तो इस प्रकार से मानसून ये हमारा हिमालयाज़ बायोटिक लाइफ को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और फिर एक हमारे जो बुग्यास हैं, बुग्यार तो उत्तराखंड में बोलते हैं और मर्ग बोलते हैं कश्मीर में। तो ये घास के मैदान भी बहुत अच्छे चारागाहों को निर्माण करते हैं, बनाते हैं। और इस प्रकार से बच्चों जो हमारा हॉर्टिकल्चर है, फलों की है, ये फलों के उत्पन्न होना, जिसमें सेब वगैरह है, पीच है, एप्रिकॉट है, और आपके वॉलनट्स हैं, ये सब बादाम, अखरोट, ये सब हमारे हिमालय क्षेत्र में होता है। और ये बहुत ही एक तरह से आपके इनकम का सोर्स है। तो इस प्रकार से बच्चों फिर हिमालयन जो है वो आपके खनिज संपदा में तो तांबा, पेट्रोलियम, सीसा, स्लेट और चूना पत्थर यही मिलता है। फिर हिमालय हमारे जो हैं वो इतने दुर्गम क्षेत्र में हमारे धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो आपका मणिमहेश हो, मणिकर्ण हो, और यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, ये बहुत और जगह जगह चप्पे चप्पे पे पूरे मंदिरों के धार्मिक आस्था के केंद्र जुड़े हुए जो आपके कहलाते हैं
इसलिए कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड और सिक्किम वाला क्षेत्र हमारा, सिक्किम में तो टोपोग्राफी पूरी बुद्धिस्ट है ना, और लद्दाख में बौद्धिस्ट धर्म की टोपोग्राफी है, सोशल टोपोग्राफी है। तो कहने का मकसद कि ये सारे धार्मिक स्थान भी हमारे हिमालय में ही मिलते हैं, क्योंकि शायद ये बिलीफ है कि भगवान जो है ऊंचाई पे ही मिलते हैं, कठिनाई से मिलते हैं। आई थिंक ये इसका कारण है। बाकी सबसे बड़ी चीज़ है कि बाधा तो देते हैं हिमालयाज़, पर इसकी पेरिनियल रिवर्स जो हमारे यहाँ सिंचाई के साधन को प्रोवाइड करती हैं, और हाइड्रल इलेक्ट्रिसिटी जल विद्युत जो है उसका निर्माण हमारे हिमालय से ही उससे बहने वाली या उत्पन्न होने वाली नदियों के ऊपर ही हुआ है। तो सिंचाई सुविधा और जल विद्युत सुविधा ये भी हमारा हिमालय ही प्रोवाइड करता है। और एक तरह से तो क्लियर कट भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, इसके बीच में हमारा ये प्राकृतिक सीमा का काम भी करता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज ये हिमालय क्षेत्र मैंने ट्राई किया आपको संक्षिप्त में समझाने का। थैंक यू।